नमस्कार साथियों, जय हिंद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को एक विनियम जारी किया गया है, जिसके बाद से तमाम प्रकार के जातिगत भेदभाव एवं जातिगत आलापों विलापों का दौर चल रहा है। इस विनियम का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। इस विनियम के तमाम उपबंधों में लिखित परिभाषाओं, उनकी शब्दावलियों को लेकर भ्रम विभ्रम की स्थितियां हैं, जिस पर क्लियरिफिकेशन की सख्त आवश्यकता है। इसको लेकर इधर उधर की बातें नहीं करनी है, केवल उपबंधों पर बात करेंगे, उनकी भावनाओं की बात करेंगे, उनकी शब्दावलियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस विनियम में उपबंधों पर बात। इस विनियम के खंड 3 में जो बिंदु 3 है, जो परिभाषाएं देती हैं, उन परिभाषाओं में खंड 1 के उपखंड ख, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है कि पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। अर्थात पीड़ित व्यक्ति प्रत्येक वो व्यक्ति है जिसके पास कोई शिकायत है या जिसके साथ कोई भेदभाव हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार के जाति का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला उपबंध है जाति आधारित भेदभाव। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। इस बिंदु को ही लेकर सवर्ण बंधुओं द्वारा विशेष रूप से विरोध है कि इस जाति आधारित भेदभाव के अंतर्गत केवल SC, ST और OBC के लोगों को शामिल किया गया है, सवर्ण इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। उनका प्रश्न है कि क्या केवल सवर्ण केवल शोषक हैं? क्या सवर्णों का शोषण नहीं हो सकता? इस खंड के अंतर्गत जो बात है, उसके पीछे एक भावना है जो पिछले कई सदियों से, कई सहस्राब्दियों से छिपी हुई है। उसको लेकर क्लियरिफिकेशन जरूरी है। इस उपबंध के तहत एक प्रिविलेज की बात की गई है। एक जो सदियों से जो SC, ST और OBC के साथ जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न होता रहा है, उसको लेकर मात्र सवाल किया गया है। जबकि जो इसके पीछे जो पीड़ित व्यक्ति का परिभाषा दी गई, उसको हमको मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है कि शोषण किसी का भी हो सकता है, शोषक कोई भी हो सकता है। इसके अंतर्गत अगला बिंदु है भेदभाव। भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो सकता है। अर्थात भेदभाव किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो सकता है जो धर्म, जाति, नस्ल, भेद इत्यादि रंग रूप को देखकर किया गया हो। इसमें किसी प्रकार के जातियों का उल्लेख नहीं है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त इसका अगला जो प्रावधान है, जो इस तीसरे बिंदु का प्रावधान है, जो शिकायत से संबंधित है। शिकायत का अर्थ इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित हैं। अर्थात सभी प्रकार की शिकायतें स्वीकार्य हैं, सभी प्रकार के शोषण संबंधी गतिविधियां आप दर्ज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो चौथा बिंदु है, जिसके तहत समता के संवर्धन का कर्तव्य उल्लिखित है, इसमें पहला बिंदु का ग ये कहता है कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का यह कर्तव्य होगा कि हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उसकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, नृजातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। अर्थात जो भी भेदभाव का शिकार होगा, जो भी शोषण जो पीड़ित होगा, उसके जो है जाति और नस्ल, उसके निर्जातीयता का कोई भेद नहीं किया जाएगा। इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। इसका बिंदु 5 जो समता समान अवसर केंद्र की बात करता है, इसके अंतर्गत जो छठा प्रावधान है, जो समता समिति जिस गठन की, इक्विटी कमेटी की गठन की बात की गई है, इसमें 10 सदस्यों का प्रावधान है। और उन 10 सदस्यों में जो पदेन अध्यक्ष होगा वो संस्थान का अध्यक्ष होगा, जो कुलपति होगा। उसके अतिरिक्त 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे, 1 कर्मचारी होगा शिक्षणेतर गतिविधियों में सम्मिलित, 2 व्यावसायिक अनुभवों से रखने वाले नागरिक समाज के प्रतिनिधि होंगे, 2 छात्र समुदाय से प्रतिनिधि होंगे,
और समान अवसर केंद्र का जो समन्वयक होगा उसका पदेन सदस्य होगा, इस कमेटी का सचिव होगा। इस पूरी समिति में सभी को उचित अवसर मिले, उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए इसी बिंदु 5 का अगला प्रावधान है 7वां कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका अर्थ है कि 10 में से कम 5 अर्थात 50% समता समिति के लोग इन वर्गों से आने चाहिए। अब आप ही बताइए, ये रिपोर्ट है यूजीसी के द्वारा ही कि जितने भी विश्वविद्यालयों में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं देश भर में, जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से तकरीबन 38 अर्थात लगभग 84% कुलपति जो है सवर्ण जातियों से आते हैं, सामान्य वर्गों से आते हैं। और ओबीसी के मात्र 5 कुलपति हैं, एससी का 1 और एसटी का 1 कुलपति है। तो आयोग उस समता समिति का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही जो है आपका जो है सवर्ण समुदाय से अतिरिक्त आने की जो है संभावना है। तो इस समता समिति की मूल भावना को ध्यान में रखकर इस पर बात किए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो इसका उपबंध 7 है, जो अंतिम हम इसके चलते हैं, उपबंध 7 में समता के संवर्धन के उपायों के तहत जो बात की गई है, उसका जो 7वें का प्रावधान ये कहता है कि उच्च शिक्षा संस्थान समता के संवर्धन हेतु यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभावपूर्ण हो। इसके अंतर्गत एक प्रमुख बात मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। जब भी विश्वविद्यालयों में शोध की बात आती है, रिसर्च की बात आती है, तो उन रिसर्च के दौरान यह आम तौर पर देखा गया है कि जिस जाति के सुपरवाइजर हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपने अंडर में उन्हीं छात्रों को लेना उचित समझते हैं जो उनकी सजातीयता से संबंध होते हैं। चाहे वो सवर्ण जाति के प्रोफेसर हो, वो अपने अंतर्गत सवर्ण जाति के लोगों को लेना पसंद करेंगे। जो अन्य बिरादरियों से हैं, चाहे ओबीसी के हों, एससी हो या एसटी के हों, वो प्रोफेसर अपने अंडर में सजातीयता से संबंधित छात्रों को ही लेना पसंद करेंगे। ऐसे संदर्भों में यह समता संवर्धन के उपायों के तहत यह आवश्यक है कि इस प्रकार के जातिगत भेदभाव को नोटिस किया जाए, इसके बाद इस पर जो है उचित कार्रवाई किया जाए और सभी जो योग्य छात्र हैं, उन योग्य छात्रों को उनकी योग्यता के प्रदर्शन के लिए आवश्यक पटल उपलब्ध कराए जाएं। किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव, वो चाहे एससी के साथ हो, वो चाहे एसटी के साथ हो, वो चाहे ओबीसी के साथ हो, चाहे वो जनरल वर्ग के प्रतिपालियों के साथ हो, वो किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव इस देश में, जहां पर समता और समानता की बात की जाती है, इस देश में किसी प्रकार से अस्वीकृत है। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट और है। ये कहा गया है कि यूजीसी की जो रिपोर्ट है 2019-20 से लेकर 2023-24 के तहत लगभग 118% शिकायतों में वृद्धि दर्ज की गई है। जो 173 शिकायतें थी 2019-20 में, वो बढ़कर 378 हो गई हैं आज 2024-25 के काल में। तो ये भेदभाव की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? हो सकता है जागरूकता के कारण भी बढ़ रही हो सकता हो जो है गलत दोषारोपणों के कारण भी बढ़ रही हूं। इसका एक अन्य जो विरोध किया जा रहा है वो इस आधार पर है कि इसके जो दोषारोपण होंगे वो दुष्प्रेरित भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि इस विनियम में एक उपबंध जोड़ने की आवश्यकता थी कि जो भी दोषारोपण दुष्प्रेरणा के साथ किए जाएंगे, गलत नियत से किए जाएंगे, केवल किसी को फंसाने के उद्देश्य से किए जाएंगे, उन पर उचित कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये इस विनियम में इस उपबंध को किया जाना चाहिए था। साथियों, जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न ये एक सामान्य प्रचलन हो चला है। जो जिस जगह पर शक्ति में है, पावर में है, वो उस जगह पर अपने से नीचे पायदान के लोगों का शोषण करता रहा है। ये केवल सवर्णों की बात नहीं है। अधिकतर ये शिकायतों के दौरान ये पाया गया है, जो 118% शिकायतों की वृद्धि पाई गई है, उसमें ये पाया गया है कि ओबीसी वर्गों ने ही ज्यादातर एससी एसटी के समुदायों का शोषण किया गया। तो इस पूरे प्रकरण को हमें एक संतुलित नजरिए से देखने की आवश्यकता है और मेरा ये मानना है
और दूसरी एक बात को, जो दिग्विजय सिंह की समिति वाली अध्यक्षता वाली इस समिति ने इस पूरे विनियम को ड्राफ्ट किया है, उस समिति में 31 मेंबर हैं और उन 31 मेंबर में से 17 सदस्य सवर्ण जाति के लोगों से आते हैं। तो उन सवर्ण जाति के लोगों से भी आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जब ये समिति बनाई जा रही थी तो उस वक्त आप इसमें ये मात्र एक पंक्ति उद्धृत करना अपना नैतिक दायित्व क्यों नहीं समझे? आज प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। और साथ ही एक संदेश भी आपको देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव में न पड़िए, किसी भी प्रकार के जातिगत हिंसात्मक गतिविधियों में न पड़िए। इस देश में सदैव से ही एकता की भावना रही है। सभी जातियों के सभी बंधुओं को एक साथ एक समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और हम सभी को एक साथ मिलकर रहने की आवश्यकता है। तो आइए इस विनियम के सभी उपबंधों को सही तरीके से समझने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।